नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने सपा ने लंबे समय से पीडीए किया था, तो उनके सामने अब क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीएसपी भी बहुत बड़े टेंशन पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण है वो किस तरह से उभर रहे हैं और किस तरह की चुनौती सपा के सामने, अखिलेश के सामने उभर करके आती हुई दिख रही है, इस पर सबसे पहले बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा, और वो खास चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के नाम पर क्या आम आदमी पार्टी का पूरा जो चुनावी खेल है वो उनकी सहानुभूति बटोरने पर है, पूरा का पूरा खेल। इस बीच संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरी तरफ ये कि सीपीएम कह रही है कांग्रेस से कि अगर आज केजरीवाल जेल में है तो ये तो आपकी वजह से है, यानी कांग्रेस की वजह से है। ये तमाम विरोधाभास, इसी पर आज की खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कि परिवार में जो विरासत की लड़ाई है, क्या वो चुनाव के मैदान में आई है? क्योंकि पवार परिवार, चौटाला परिवार, सोरेन परिवार, कई सदस्य एक दूसरे के सामने हैं एक ही सीट पर। तो इस पर भी करेंगे बात। बड़े दिलचस्प मुकाबले हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी जनसभा में कहा, देवभूमि के ध्यान से ही सदा धन्य हो जाता हूं। दी गारंटी, कहा लोगों की तपस्या नहीं जाएगी बेकार। पीएम राजस्थान में भी करने वाले हैं चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज, बीजेपी के कई नेताओं का रोड शो। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 112 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस, लेफ्ट सहित विभिन्न दलों के नेता भी कर रहे हैं प्रचार। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी सताने लगा है क्या गिरफ्तारी का डर? कहा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की चल रही है साजिश। बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। ईडी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में देना है जवाब। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को मिली जमानत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, कई घायल। इंसास और AK-47 समेत हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद। और इजराइल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण पर लगा रोक। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया आतंकी चैनल। कहा इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़काने में थी बड़ी भूमिका। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर सपा का टेंशन बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए बार बार वो अपने कैंडिडेट को बदल भी रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बार फिर से सपा ने नई लिस्ट जारी करते हुए मेरठ और आगरा के प्रत्याशी को बदल डाला। सपा लगातार ये कर रही है, प्रत्याशियों को बदलने का काम सपा में इस बार कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ने लगा है। मेरठ और आगरा का प्रत्याशी फिर से बदल डाला। मेरठ से अतुल प्रधान और आगरा से सुरेश चंद्र कदम को सपा ने नया प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इससे पहले मेरठ से भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि दबाव के कारण बदल दिया गया। और यह दबाव क्या था? दबाव यह था कि मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। आज उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया, अरुण गोविल ने। लेकिन खैर, सपा में टिकट बदलने की वजह जो भी हो, लेकिन रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर आज भी बहस का बाजार गर्म है, क्योंकि इन सीटों पर भी सपा ने अपने कैंडिडेट बदल डाले थे। मुलायम सिंह परिवार से कई उम्मीदवारों को टिकट मिला है, परिवार के लोगों को, जबकि कन्नौज सीट पर अभी भी मंथन जारी है और कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है।
कहा जाता था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संभावना उनकी कम है और शायद अखिलेश खुद चुनाव ना लड़ें। साथ ही खबर थी कि परिवार के एक और सदस्य तेज प्रताप यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आजम खान शायद इस पर राजी नहीं हुए, इसीलिए वहां पर दूसरा कैंडिडेट दिया गया। आजम खान इस पर राजी नहीं हुए। तेज प्रताप यादव अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। अपना दल के और AIMIM के गठबंधन PDM ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का मन बनाया है। उन्होंने बोला तो यहां तक है कि 60 सीटों से भी ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे। BSP ने भी अब तक 25 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जिसमें प्रमुखता मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली है। तो ये भी अखिलेश के लिए एक टेंशन की बात है। जाहिर है कि यूपी के दंगल में लड़ाई दिलचस्प है, सामाजिक समीकरण को साधने की भरपूर कोशिशें हुई हैं और बीजेपी ने भी इसी कोशिश के तहत छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन लेकर हर सीट पर अपनी मजबूत उम्मीदवारी दी है। लेकिन देखना यह है कि विकास बनाम फॉर्मूले की सियासत में जनता किसको तरजीह देने वाली है, किसको तरजीह मिलेगी। जरा जमीन से रिपोर्ट लेते हैं। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से, और शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से, हमारे दो संवाददाता इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं रामेंद्र के पास चलता हूं। रामेंद्र, इस बार कुछ ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा ये कैंडिडेट को बदलने वाला सपा का। आप देखें कितने जमे हुए कैंडिडेट, चाहे वो ST हसन जैसे कैंडिडेट मुरादाबाद से हों, फिर आपका रामपुर देख लीजिए, ऐसे ऐसी जगहों से भी बदले गए, और अब तो आगरा और मेरठ के भी उम्मीदवार बदले गए। क्या बहुत ज्यादा दबाव PDM के चलते और BSP के टिकट बंटवारे के चलते आ गया है क्या अखिलेश यादव पर? देखिए लालचंद जी, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। मुलायम सिंह यादव इटावा की गलियों से भागते हुए लखनऊ और दिल्ली तक का सफर तय किया था, और उस समय बहुत सारे रिश्ते नाते उन्होंने बनाए थे, बहुत जातियों का गठबंधन किया था, तब यहाँ आए थे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह की छत्र छाया में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और पहली बार मुलायम सिंह के न रहने पर टिकटों को बंटवारा करें। आप दबाव देखिए, इसको दबाव मानिए या मानिए कि कंफ्यूज हैं। दोनों परिस्थितियों में वो दोराहे पर खड़े हैं। अपने चाचा से कितनी गुफ्तगू होती है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें लगता है कि ना के बराबर होती होगी, नहीं ये परिस्थितियां ना होती। तो मुलायम अखिलेश के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मजबूती से उनके साथ खड़ा हो और जिसको अनुभव हो। अखिलेश के पास जो टीम है वो 3-4 चुनाव से लगातार हम देखते आ रहे हैं। आप देखिए पिछला चुनाव जो लोकसभा चुनाव था, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल चारों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ थे। जयंत और अजीत जी दोनों चुनाव हार गए। इससे ज्यादा मजबूत स्थिति तो उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकती ना समाजवादी पार्टी। अब जो गठबंधन है वो रालोद से टूट गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो नीचे आएंगे वहां भी बड़ी मारामारी। देखिए मुस्लिम वोट को लेकर के जो खेल शुरू हुआ था, मुस्लिम वोट पर सबकी मारामारी है। अब पल्लवी पटेल कह रही है कि हमारे साथ रहेगा। ये तो जो ए लिखा है ये कभी अगड़ा कर देते हैं, कभी अल्पसंख्यक कर देते हैं, कभी आल कर देते हैं। हमने मुस्लिम को ही साझा किया है। तो चुनौतियां अखिलेश के सामने बड़ी हैं, और जमीन पर उससे ज्यादा चुनौतियां हैं जितना टीवी स्क्रीन पर दिख रही। लाल बिल्कुल, और वो उस चुनौती का कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है। मैं शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर यह दबाव, जाहिर सी बात है कि ओवैसी ने और पल्लवी पटेल ने, कुछ हद तक मायावती, बहन मायावती ने भी ये दबाव बना दिया है। लेकिन इस दबाव में बनाने में क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी यानी कुल मिलाकर के NDA ने जिस तरह की उम्मीदवारी दी है, जिस तरह के कैंडिडेट उतारे हैं, इससे भी सपा पर और अखिलेश पर भारी दबाव पड़ा है क्या? देखिए लालचंद्र, उम्मीदवारी से ज्यादा बीजेपी ने जो एक व्यापक गठबंधन बनाया है। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद, जयंत चौधरी साथ में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए तो अनुप्रिया पटेल है, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हैं। अगर गोरखपुर चले जाइए तो संजय निषाद हैं, प्रवीण निषाद हैं। तो ये गठबंधन जो बनाया, यानी बीजेपी इतनी मजबूती के बावजूद अपने गठबंधन सहयोगियों को तवज्जो दे रही है। वो एक संकेत गया। शैलेंद्र, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा आपको, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। हमें थोड़ी देर के लिए जरा आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलना है, फिर मैं लौटता हूं, फिर बात करूंगा इसी पर। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी, और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे।
कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान। ये सीधा प्रसारण आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम दिखा रहे थे। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है और बाकी नेताओं के लिए जमानत की कोशिश चल रही है, मनीष सिसोदिया के लिए। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल तो कल ही तिहाड़ गए ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण देख रहे थे। आम आदमी पार्टी अपना नजरिया रख रही थी। हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए। मैं शैलेंद्र का रुख एक बार फिर से करता हूं। शैलेंद्र, जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति अपनाई है, जिस तरह के कैंडिडेट दिए हैं, इससे अखिलेश यादव पर, सपा पर भारी दबाव पड़ा है। निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उससे एक दबाव दिखता है। देखिए, एक भी उम्मीदवार, सिर्फ 11 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घोषित करनी है। घोषित हो चुकी सारी जो सीटें हैं उसमें एक भी उम्मीदवार पर पुनर्विचार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। एक उम्मीदवार हम जानते हैं जिन्होंने खुद बाराबंकी से टिकट वापस ले लिया था, उनकी जगह पर दूसरे को टिकट दिया गया। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी है जिनके उम्मीदवार टिकट पाने के बाद अपने चुनाव प्रचार में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। सिर्फ मेरठ का टिकट नहीं, गौतम बुद्ध नगर में पहले दूसरा नाम ऐलान किया गया, बदला का बदायूं। अब बदायूं देखिए, जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले धर्मेंद्र यादव का नाम ऐलान किया गया था। यानी जो आप बिल्कुल अपने गढ़ की सीटें मानते हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से, हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, वहां पर भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आजमगढ़ में बहुत कसमकस के बाद फिर परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। तो ये दिखाता है कि आप 5वें 6वें चरण की नहीं, आप 3रे 4थे चरण के उम्मीदवारों पर भी अब पुनर्विचार कर रहे हैं, जहां पर अब मतदान बहुत देर नहीं है। तो इससे एक रणनीति पर सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव आखिर किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, और दबाव झलकता है। पीडीए के मुकाबले जो पीटीएम पल्लवी पटेल ने जो मोर्चा बनाया या बसपा ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल। मैं रामेंद्र का एक बार फिर से रोक करता हूं। रामेंद्र, जो बात अभी शैलेंद्र कह रहे थे, कहीं ना कहीं मायावती ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारे, अभी तक जो 25 कैंडिडेट बीएसपी के उतरे हैं, उससे दबाव बढ़ा है। आगे भी क्या मायावती इसी तरह अखिलेश यादव का और सपा का टेंशन बढ़ाने वाली हैं जब वो बाकी नामों का ऐलान करेंगी? तो देखिए, लालचंद ने बदायूं का जिक्र किया। बदायूं में संघमित्रा मौर्य चुनाव जीत जाती हैं, जहां ये माना जाता है कि यादव और मुसलमान कॉम्बिनेशन ही इतना बढ़िया है कि कोई सपा से जाए चुनाव जीत जाए। उन्होंने कहा, हमारी जब चुनाव जीतने के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा अगर मुस्लिम महिलाएं हमको मतदान न किए होती तो भाजपा से वहां चुनाव जीतना मुश्किल था। तो आप इसको इस तरीके से देखें कि जो मुस्लिम मत है वो भी भाजपा को मिल रहा है। 40+ भाजपा जा चुकी थी। गठबंधन के बाद जो हालात बनेंगे वो 50+ के बन सकते हैं। जिस तरह बिखराव है और जो वहापो है, ये अपनी साख बचाने के लिए कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी, क्या अपनी साख बचा पाएगी या पिता के साथ ही समाजवादी पार्टी की साख भी चली जाएगी? ये चुनौती अखिलेश के सामने बड़ी है। अखिलेश यादव चिन्हित जो सीट हैं उन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा से लड़ना आसान नहीं रह गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिस तरह योजनाओं का काम हुआ, जिस तरह योजनाएं गई हैं, दोनों सरकारों की डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है उसका इंपैक्ट जमीन पर दिख रहा है। तो ये चुनौती अखिलेश के सामने है और वो जमीन पर ज्यादा है। जो आपको दिख रही, हमको दिख रही, उससे ज्यादा जमीन पर उनके सामने है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि जमीन पर ये चीजें और ज्यादा। शैलेंद्र, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। हाँ शैलेंद्र, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नाम बाकी रह गए हैं यूपी पर, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कब तक वो नाम आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, उसमें
टुकड़ों में नाम आ सकते हैं। हमें कह सकते हैं कि अगले एक हफ्ते में हम देखेंगे कि जो 5वें, 6ठे, 7वें चरण में कुल 11 सीटें हैं जहां पर नाम बाकी, वो नाम आ जाएंगे। लालचंद, यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, जरूर। अखिलेश पर शायद इसलिए भी दबाव है, हर तरह के प्रयोग करके वो देख चुके हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 2 लड़के, बुआ बबुआ, सब कुछ हो चुका है। हाँ। पहले राहुल गांधी के साथ आए, चुनाव हारे विधानसभा में, फिर बसपा के साथ आए, 5 की 5 ही सीटें 2014 और 2019 में लोकसभा में दिखाई दी। अब फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं, बसपा अलग लड़ रही है। तो चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि आप 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव 2 हार चुके हैं, और आप लोकसभा में आपकी संख्या 5 की 5 ही थी बसपा से समझौता के बावजूद। तो अब इस बार किस तरह से वो सीटें बचानी है, ये भी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने। इसीलिए वो दबाव दिखता है कि बार बार सीटें बदल रहे हैं घोषित उम्मीदवारों। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र और शैलेंद्र, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि आगे जब बीएसपी की और लिस्ट आएगी और बीजेपी की और लिस्ट आएगी, एनडीए की लिस्ट आएगी, तो और किस तरह से होता है और क्या अखिलेश अभी और भी कुछ और कैंडिडेट को बदल सकते हैं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक तरफ आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटोरना चाहती है, दूसरी तरफ विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं डायलेमा में हैं कि किस तरह से इनको समर्थन दें, ना दें, कितना आगे बढ़ें, कितना आगे ना बढ़ें। उसमें एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। सीपीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया, आप ही की वजह से केजरीवाल जेल में। करेंगे खास चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप डीडी न्यूज़ पर इस वक्त देख रहे हैं, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आज की खास चर्चा किस मुद्दे पर होने वाली है, तो उस मुद्दे से जुड़े कुछ पॉइंट पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद फिर अपने मेहमानों से जुड़ेंगे। तो रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की लोकतंत्र बचाओ रैली क्या केजरीवाल को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश थी? ये सवाल उठ रहा है, और इस सवाल में कई किंतु परंतु भी हैं। हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि क्या किंतु परंतु हैं, लेकिन क्या एक कोशिश थी? यही इसका जवाब भी देखिए कितना दिलचस्प है कि शायद हाँ भी और शायद नहीं भी, क्योंकि केजरीवाल को आगे रखकर चुनाव लड़ने पर कांग्रेस क्या हासिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए ये खास तौर पर सवाल है, बाकी पार्टियों के लिए भी सवाल है जो रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई थी। सवाल यह है कि रोज रोज बड़े खुलासे का दावा करके आम आदमी पार्टी मीडिया में सिर्फ अपना अटेंशन क्यों चाहती है? क्या सिर्फ अपने ऊपर लोगों का ध्यान खींचना चाहती है आम आदमी पार्टी? रोज रोज इस तरह के बड़े बड़े खुलासे का दावा करती है, लेकिन उसके बाद चाहे कोर्ट के अंदर हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, वही बातें आ जाती हैं जो उन्होंने पहले कई बार कह चुके हैं। तो क्या सिर्फ अपने ऊपर ध्यान चाहती है, अटेंशन चाहती है? ये बाकी पॉइंट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। शहजाद पूनावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने लगातार बदनाम करने की साजिश रची। एक तरफ पूरे दुनिया में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का प्रशंसा और वखान किया जाता है। कहा जाता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से जिसको भी न्याय देना है न्याय देती है, परंतु आप लोगों ने लगातार ये गलत झूठा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव किया था कि संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है तो ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए बेल दे दिया, तो आज आप स्वीकारेंगे कि आपका पूरा का पूरा गठबंधन जो रामलीला मैदान में जमा हुआ था, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य ये झूठ प्रोपेगेंडा में और एक षड्यंत्र में डूबा हुआ था कि किस प्रकार से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे और न्याय प्रणाली पर खासकर आप सवाल उठाए। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आरोप
क्या खत्म हो चुके हैं? क्या केस खत्म हो चुका है? एक ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है। बेल, अगर आप कानून जानते हैं, एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए, तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया, ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, रामलीला में हमने कई चीजें देखी। जो सबसे प्रमुखता से देखी वो देखा कि किस प्रकार से आदमी अपने चरित्र को बदलता है। किन लोगों सीधा प्रसारण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे और जिस तरह से अदालती कार्रवाई के तहत संजय सिंह को जमानत मिली है तो उन्होंने पूछा कि जब कोर्ट को जमानत देना हुआ तो कोर्ट ने जमानत दी, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है? तो इसी मुद्दे पर, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा आज हमारी खास चर्चा का विषय भी है, वो इसी पर है। रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की लोकतंत्र बचाओ रैली, क्या केजरीवाल को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश थी? और वही वाली बात कि क्या अदालती कार्रवाई में राजनीति का आरोप, शायद हाँ और शायद नहीं भी। केजरीवाल को आगे रखकर चुनाव लड़ने पर कांग्रेस क्या हासिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मिलेगा कांग्रेस को और बाकी विपक्षी पार्टियों को जो रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई। सवाल यह है कि रोज रोज बड़े खुलासे का दावा करके आम आदमी पार्टी मीडिया में सिर्फ अपना अटेंशन क्यों चाहती है? क्योंकि अदालत के अंदर और बाहर जो बातें बताती है वो पहले कई बार बोल चुकी है। पहले सुनीता केजरीवाल ने बड़े खुलासे का दावा किया, लेकिन खुलासे के नाम पर बीजेपी की साजिश की बात, वही वाली बात कह दी जो पहले से कहते आए हैं। इसी तरह से आज आतिशी ने बड़े खुलासे में कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया था और अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। लेकिन आतिशी ने इसका खुलासा नहीं किया कि सीएम केजरीवाल ने उनका और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन कानून के तराजू में आपकी दलीलें वजन नहीं डाल पा रही। आज भी संजय सिंह को जमानत मिल गई। 27 दलों के इंडी गठबंधन की रामलीला मैदान की रैली में केजरीवाल के बहाने एकता का प्रदर्शन था क्या? लेकिन गठबंधन के नेता और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने क्या कहा? उन्होंने तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान लिया। एक सवाल यह भी है कि सीताराम येचुरी हो या फिर डी राजा, रैली में कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे, लेकिन केरल में यही नेता आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उनके कैंडिडेट पर। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन्हें दिल्ली में फायदा मिलेगा, लेकिन क्या केजरीवाल को पोस्टर बॉय बनाकर कांग्रेस पार्टी पंजाब गुजरात में कुछ हासिल कर पाएगी क्या? हैरानी की बात तो यह है कि इसी रामलीला मैदान से केजरीवाल ने गठबंधन के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा था, डायरी लेकर घूमते थे। इसी रामलीला मैदान में उनकी पार्टी उन नेताओं से अब गले मिल रही है। आखिर ये क्या मजबूरी है? सोनिया गांधी सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी की मांग केजरीवाल कई बार कर चुके हैं। क्या जनता इसे भूल चुकी होगी? कहते थे सोनिया गांधी को पकड़ करके दो दिन जेल में डालो, सब कुछ पता चल जाएगा। ये केजरीवाल के मुंह से कही गई बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में ही मिशन 2024 का आगाज किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बहस में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं दब कर रह गई है क्या? बहस तो इस पर है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर इस्तीफा दें, लेकिन सवाल है कि इस बहस का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस बीच आप नेता संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और ईडी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। ईडी ने कहा भाई हमारी पूछताछ हो चुकी है, आप जमानत दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि संजय सिंह को यह जो रियायत मिली है यह किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनने वाली। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा अब उन्हें सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा
मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। तो आतिशी के इस वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इन नेताओं के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं, भाजपा ने नहीं। जब अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया कि इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। इसमें बीजेपी क्या है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी के तो नहीं है, उन्होंने आपका नाम लिया है आतिशी जी। और नाम लेने के पीछे जो मैं समझता हूं, अरविंद चाहते हैं उनकी पत्नी सीएम बने, आप चाहती हैं आप सीएम बने, सौरभ भारद्वाज चाहते हैं सौरभ बने। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब हम जा रहे हैं तो तुम लोग भी अंदर आओ, जो बाहर रहेगा वो चलाएगा, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती। ये दिल्ली की राजनीति थी। और केरल की राजनीति देखिए, सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां अगर वो परास्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो है उनको सोचना चाहिए कि वायनाड से लड़ करके वो क्या संदेश दे रहे हैं। ये विरोधाभास आप देख रहे हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि भाई उधर लड़िए, केरल में आकर के हमसे क्यों लड़ रहे हैं। इसी पर आज की चर्चा की क्या विरोधाभास है और केजरीवाल को लेकर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की और विपक्षी पार्टियों की, कांग्रेस की खास तौर पर, इसी पर आज खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल गुप्ता जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को थोड़ा सा विस्तार पहले विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, संजय सिंह को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये जो एक बात कही जा रही थी कि भाई ये तो सारा कुछ राजनीतिक बदले की कार्रवाई चल रही है, चुनाव से पहले प्रचार ना कर पाएं, चुनाव से पहले हम ठीक से चुनाव ना लड़ पाएं, दो चीज़ों को लेकर के ये नैरेटिव खड़ा किया गया था। एक तो जिनको जेल और अदालती कार्रवाई चल रही है, दूसरी वो खाते वाला मामला जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स ने कह दिया कि भाई लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी हम लोकसभा चुनाव के बाद कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप लेकर के देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ने इन दो मुद्दों पर बड़ा जोर दिया था, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दों को लेकर के अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिलेगा कि भाई ये तो अदालती कार्रवाई थी। लाल जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, ये कम से कम उनके ही नैरेटिव को जो सवाल खड़ा करती थी उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। वो अब तक जो बात कहते रहे थे, आप रामलीला मैदान में ही देखिए कि राहुल गांधी कह रहे थे ये मैच फिक्सिंग है, जिसमें वो कहते थे कि अपने पसंद का आपने सीईसी का किया है, जिसमें वो कहते थे कि जजेज पे दबाव है। तो ये सारी चीज जब आप दबाव और जिस तरह की बात कर रहे थे, आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, तब कम से कम इस देश में ये देखने को जरूर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब संजय सिंह को जमानत मिली है तो वो भी इस तरह से इस जमानत मिली है जब ट्राई कोर्ट के तक में उनको जमानत देने के लिए खुद ईडी तैयार थी, और ईडी ने कहा कि उनके जमानत देने पे उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये जब कानूनी प्रक्रिया को, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को, आप सब चीज को धता बताते हुए, जब अभी आपने सौरभ भारद्वाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, जो ये सीधे सीधे कह रहे थे कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सब झूठ है और एक दिन ये सच साबित होगा, जो हम जो बात कह रहे थे कि हमारे सारे लोग निर्दोष हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट में उनको कोई राहत नहीं मिली, तो ये क्या तब सारे झूठ थे? तो ये सवाल जब उठाते हैं, उन सवाल उठाने से पहले जो न्यायिक प्रक्रिया है उन सब चीजों पर एक भरोसा रखना सीखें, और उसको हर चीज को आप नैरेटिव में नहीं डाल सकते हैं। कम से कम जो आपके देश के जो माने जिन्हें संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पे संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठना कितना गलत है, उसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। रही बात, जब आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे, जब उस रिपोर्ट पे आए तो सवाल ये है कि एक अरविंद केजरीवाल के जेल में कितने लोग मौका ढूंढ रहे हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन अपने लिए एक मौका देख रहा है?
क्या आम आदमी पार्टी इसको अपने लिए एक मौका देख रहा है? तो जब ये सारी चीजों पे आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो कोशिश है कि लगातार कोर्ट के इन सारे प्रोसीडिंग्स के बाद में, कोर्ट में ये सारे दलील के, हाई कोर्ट से लेके आप लोअर कोर्ट में देखिए, रॉज एवेन्यू की कोर्ट में, निचली अदालत से लेके, अगर सारी कोर्ट से उनको राहत देने की बात नहीं करती है तो क्या आम आदमी पार्टी से बार बार उनको निर्दोष बताना और ये पूरे आबकारी नीति, दिल्ली शराब घोटाले को आप एक फेक बताना, क्या ये एक नैरेटिव का कभी भी इस लॉ के जो लॉ ऑफ लैंड है उसमें टिक पाएगा? लेकिन सवाल यह है कि जब आप एक राजनीतिक मंच पे खड़े होते हैं और एकदम एक साथ स्वर से कहते हैं कि वो निर्दोष है, तो कम से कम ये सवाल आज कम से कम जो केरल के चीफ मिनिस्टर विजयन ने पूछा कि भाई ये उनको जेल में डालने वाले तो कांग्रेस पार्टी है, जो आप ही ने जिस सबूत के आधार पर कम से कम उनके FIR कराई थी कांग्रेस ने, सही और उनके गिरफ्तारी की मांग की थी, तो आप कैसे उनके लिए खड़े होते हैं सहानुभूति को लेके कि केजरीवाल निर्दोष है? ठीक, ये बिल्कुल सवाल है। इस सवाल पर मैं आऊंगा अनिल गुप्ता जी के पास, बाद में जाऊंगा, पहले मैं विक्रम लोहिया जी के पास ही चलता हूं। विक्रम जी, जो दो चीजें थी, देखिए मैं जो बात अभी विनोद जी से मैं कह रहा था कि दो चीजों को हाल में विपक्ष ने बहुत जोर शोर से उठाया, ठीक है, कि भाई हमारे खाते ही फ्रीज कर दे रहे हैं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हम तो रेल का टिकट तक नहीं करवा पा रहे हैं। कल उसका समाधान आ गया, ठीक। आज देखिए संजय सिंह को जमानत मिल गई अदालती प्रक्रिया के तहत, ईडी ने विरोध भी नहीं किया। तो जो भी लोग हैं अंदर में, चाहे जो भी मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, अदालत जिस दिन देखेगी मेरिट उस दिन जमानत दे देगी। तो सवाल यह है कि इन दोनों मुद्दों को अब आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? चुनाव का समय है, क्या कहेंगे अब? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं पहले से कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार की एक कंप्लेंट की गई थी, कांग्रेस पार्टी उसमें कंप्लेंट करने गई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, प्रदर्शन भी किए थे, बहुत कार्रवाई को लेकर के शिकायतें भी की थी। लेकिन हम लोगों ने उसके साथ साथ शिकायतें और भी दो की थी कि जब उपराज्यपाल के पास शक्तियां दिल्ली सरकार से ज्यादा हैं, उपराज्यपाल के भारत सरकार के पास दिल्ली सरकार से ज्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि केंद्र शासित दिल्ली राज्य नहीं है, राज्य केंद्र शासित है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो हमने शिकायत ये भी की थी कि जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया जाता था, इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया जाता था, तो तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वो लिखकर पॉलिसी क्यों पास की, उसको क्यों नहीं रोका गया? अगर आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिसी बनाकर के उपराज्यपाल साहब के पास भेजी तो वो पास हो गई, क्या उसमें खामियां उपराज्यपाल साहब को नहीं दिखाई दी गई? क्या उपराज्यपाल ने उस पर संज्ञान नहीं लिया कि शराब परोसने का मामला है, दिल्ली के अंदर जगह जगह ठेके खोलने का मामला है? और जब ये कहा जा रहा था, दिल्ली में विरोध हो रहा था ठेके खोलने का, दिल्ली की जनता सड़कों पे थी, तो उपराज्यपाल साहब दिल्ली की जनता की बात नहीं सुन पा रहे थे क्या? ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा। दूसरी बात, लेकिन आप ये भी देख लीजिए सर, बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात बता रहा हूं सर, हाँ, बड़ी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिएगा, मैं एक बात खाली कह देता हूं, 10 सेकंड में एक बात और बता रहा हूं, आप 10 सेकंड के बदले 20 सेकंड बोलिएगा। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल के खिलाफ आपने शिकायत भी दर्ज कराई, रामलीला मैदान में उनकी पार्टी का हाथ भी पकड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं सर आपको, मैं बता रहा हूं कि हमने ये भी शिकायत दर्ज कराई थी कि एक सोम डिस्टिलरी कंपनी है मध्य प्रदेश की, जिसको टेंडर दिया गया लिकर पॉलिसी के अंदर, उसी कंपनी के द्वारा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ऐसी क्या भाजपा की मजबूरी थी कि जो लिकर पॉलिसी के अंदर टेंडर लेने वाली कंपनी है उससे चंदा लिया जाए? ना लेते चंदा, इसकी भूमिका भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया तो भाजपा ने क्यों विरोध नहीं किया उस समय? एक मिनट, भाजपा ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? दिल्ली में इनके 7 सांसद थे, 8 एमएलए थे, 150 से ज्यादा पार्षद थे। वो जब कांग्रेस पार्टी लिकर पॉलिसी का विरोध कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी आज कार्रवाई का ढोंग रच रही है, तो उस समय इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? आपके पास फिर आऊंगा, अनिल गुप्ता जी से पहले जवाब ले लेता हूं आपके सवालों का। अनिल गुप्ता जी, 2-3 चीजें इन्होंने उठाई हैं, उस पर अपना जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये कि आज जब संजय सिंह को जमानत मिल गई तो आपको कहने का मौका मिलेगा कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, अदालत कर रही है, अदालत जेल भी दे रही है, अदालत जमानत भी दे रही। लालचंद जी नमस्कार, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता अभी बात रख रहे थे, पीछे ये कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनकम टैक्स ने फ्रीज कर लिया। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ कि रोजाना ये टीवी पे ऐड दे रहे हैं, अखबारों में ऐड दे रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? एक बार तो कहते हैं कि पैसा नहीं है और रोजाना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। एक चीज बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की योजना थी, सभी राजनीतिक दलों को उससे चंदा मिला, बिल्कुल, कांग्रेस को भी चंदा मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, टीएमसी को भी मिला, डीएम को भी मिला, और सभी राजनीतिक दलों ने उसका इस्तेमाल किया। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वो जो 1600 करोड़ रुपए मिला वो वापसी कर दे। ये तो पूरा बैंक से चंदा लिया, बैंक के माध्यम से चंदा मिला और खातों में क्या रिफ्लेक्ट किया।
होता क्या है, जब पहले कांग्रेस लेती थी वो रिश्वत के रूप में चंदा लेती थी। अब शराब घोटाले पर आ जाइए सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोग करते रहते हैं, किसी और दिन भी ये नहीं, इन्होंने मुद्दा उठाया इसलिए मैं मिला। दूसरी बात ये कह रहे हैं, इनको शायद याद नहीं है, शराब घोटाले का सबसे पहले अगर सड़कों पे आंदोलन किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, जो इन्होंने हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले थे। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने, रोहतास नगर विधानसभा से शुरू हुआ था, रिकॉर्ड है, और हमारे कार्यकर्ता उस चक्कर में हमारे ऊपर केस भी हुए और हमने चलने नहीं। दूसरी बात इन्होंने जो कही है कि ये उपराज्यपाल जी के, सर आपको जानकारी होनी चाहिए, माननीय उपराज्यपाल सक्सेना जी 2 साल पहले उन्होंने ही सीबीआई और विजिलेंस कंप्लेन की है इसकी कार्रवाई होने के लिए। ठीक है, ये पर नोट कीजिए। पर ये क्योंकि गुमराह करते हैं, और जहां तक आतिश जी की बात है जो आज करते हैं, देखिए इनका तो झूठ बोलने का डेली का मकसद है, ये हाईलाइट करते हैं। मैं एक चीज में लौटता हूं, एक चीज में आपसे हाँ, जोड़ लीजिए, एक चीज आपके माध्यम से देखिए, इन्होंने पहले भी आरोप लगाया कि बीजेपी इनको तोड़ रही है। हमने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिद्धौजा ने खुद पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करी कि ये जो आरोप लगा रहे हैं सिद्ध करें और इसकी इंक्वायरी करें। 2 बार इनको नोटिस इशू कर चुके हैं, पर ये जवाब नहीं देते उसका। मैं लौटता हूं विक्रम जी, आपके पास भी लौटूंगा और विनोद जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार पर पीएम ने कुछ कहा है, उसको सुन लेते हैं, फिर आप सबके पास लौटूंगा। आज उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीन लेता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का लगातार पीएम मोदी गारंटी दे रहे हैं। जोड़ते हैं अपने सारे मेहमानों से, पैनल से जुड़े मेहमानों से। मैं विनोद जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा एक छोटा सा काउंटर विक्रम जी आप ही का ले लेता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रख लीजिए संक्षेप में, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। देखिए, 2 बातें कहूंगा और थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी जी जी, कि जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि उनकी शिकायत एलजी साहब ने की, ये की, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जब उनकी लिकर पॉलिसी भेजी गई एलजी साहब के पास, तो क्यों उसको रोका नहीं गया? सीधी सी बात है, ये किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। ये कि ये झूठ बोलना, इनको आता है झूठ बोलना। अभी प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, बराबर मतलब झूठ पे झूठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अभी जवाब देता हूं प्रधानमंत्री जी की बात का। 1 मिनट प्रधानमंत्री जी का जवाब देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेगा, जो बचेगा भाजपा में शामिल हो जाएगा। भ्रष्टाचारी अजीत पवार, भ्रष्टाचारी नारायण राणे, भ्रष्टाचारी नवीन जिंदल आधे घंटे में टिकट दे देते हैं। इनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी बड़े मंच, अपने मंचों से कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, और आज वो उनकी गोदी में बैठ के उप मुख्यमंत्री बन जाता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकता है, झारखंड का मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकता है। क्या महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही मंच से कहा था, क्या मजबूरी आन पड़ी प्रधानमंत्री साहब? ये झूठे। आपको एक आंकड़े और बता देता हूं कि जितने लोग टीवी चैनल ऑन करते हैं ना आजकल, जब वो देखते हैं प्रधानमंत्री जी टीवी पे आ रहे हैं, तो 70% लोग टीवी चैनल चेंज कर देते हैं क्योंकि झूठ शुरू हो गया। ये सब चीजें रहने दीजिए। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के अंदाज में ये सब चीजें चलती हैं। मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। ठीक। मैं लौटता हूं। आपने जो सवाल उठाए उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा विनोद जी के पास जाने से पहले कि देखिए, आप जितनी, हाँ मैं आता हूं अनिल जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा विनोद जी का पहले ले लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आप नाम गिना रहे हैं ना, उनके खिलाफ या तो जांच चल रहे हैं या बंद हो गए। दूसरी चीज, हम कई बार ये कह चुके हैं, जिस समय यूपीए की सरकार थी
नेशनल हेराल्ड पर सुब्रमण्यम स्वामी लड़ सकते थे, तो आज अगर ऐसा कोई मामला है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए है, तो आपके लिए भी अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। मैं लौटता हूं विनोद जी, जो बातें अभी आ रही हैं निकल करके भ्रष्टाचार पर, एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भाई मोदी की गारंटी है, हम तो करेंगे ही, कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब इस तरह के सवाल जो अभी उठा रहे थे विक्रम जी कि देखिए उन लोगों को के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लाल जी, मैं लोहिया जी को थोड़ा सा और जो इन्फॉर्मेशन अपना दे रहे थे एलजी का बार बार, थोड़ा सा उसको और ऐड कर दीजिए। जब ये एलजी की बात वो कह रहे थे कि तब वो चीफ सेक्रेटरी के कंप्लेन पे ही ये जो मौजूदा सक्सेना जी जो एलजी हैं उन्होंने ये कार्रवाई की थी सीबीआई की, और उसमें जांच की बात की थी, और अगले दिन वो आपने देखा होगा कि वो जितने न्यू एक्साइज पॉलिसी थी वो बदल दी गई और ओल्ड पॉलिसी में वो चली गई थी दिल्ली सरकार। खैर ये बात तो बीजेपी प्रवक्ता आपसे बुलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी भ्रष्टाचार के लिए बोला है। अब आप देख लीजिए कि डे फर्स्ट से इस इलेक्शन की तैयारी से पहले भी आप देखें कि इस लाल किले के जो इस बार का 15 अगस्त का ये हुआ था, उस समय में पीएम ने ये ऐलान किया था कि ये भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह कुतर रहा है, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है। और इसी संकल्प को लेके आज वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो बात बता रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से बता दिया है कि सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा करप्शन का है, और वो लोगों के बीच इसलिए ले जा रहे हैं कि वो इस बात से लोगों की सहमति है कि करप्शन के खिलाफ में इस देश में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस करप्शन को लेके अपोजिशन के जितने इंडिया गठबंधन में है, क्या उनका कोई स्टैंड है? जी, अगर कोई स्टैंड है तो रामलीला मैदान में आप जब एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि हम सारे ईमानदार हैं, तो फिर वही आम आदमी पार्टी से वो लिस्ट क्यों दिया जा रहा था कि सोनिया गांधी से लेके और सारे बाकी जितने लीडर हैं उनका नाम गिनाया जा रहा था, और उस पे कहा जा रहा था कि ये ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं है, आज अगर हमारी सरकार बन जाए तो कल ये जेल में होंगे। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आपने उस ट्रेडिशन को शुरू किया है पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगाने का। आज जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए कार्रवाई हो रही है जो पीएम ने कहा था, उस बात को लोहिया जी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये ईडी ने ये इस दौर में बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में बना है? नहीं, बिल्कुल। क्या ये पीएमएलए एक्ट जो है क्या इस दौर का है? ये सब पुराने हैं, और ये अगर संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसी कारण से अगर उतने फंक्शन में नहीं थी, आज अगर ये काम कर रही है, ये सारी जांच एजेंसियां काम कर रही है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों है? बंगाल में सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे थे जिसमें ईडी की कार्रवाई पे और सीबीआई की कार्रवाई पे सबसे ज्यादा जो वहां पे रिकवरी हुई है उसी बंगाल से पहाड़ निकले। तो ये लोगों के सामने में है, आप कब तक झुटलाएंगे? दिक्कत अगर है बड़ी बात है कि जिस कोर्ट के ढाल लेके आप बचते हैं और उसी कोर्ट पे आप एक तरह से सीधे सीधे तोहमत लगाते हैं, उसी पे आप आरोप लगाते हैं। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई है। तो इस सब का जवाब लोग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको इस नैरेटिव से आप भरमार नहीं सकते। बिल्कुल, मैं विक्रम जी के पास जरूर आऊंगा, उनका काउंटर लूंगा, लेकिन पहले अनिल गुप्ता जी, जो सवाल कुछ विक्रम जी उठा रहे थे उसमें उन्होंने आगे चल के कुछ और भी जोड़ा था। हालांकि कुछ फैक्चुअल जानकारी विनोद जी ने दे दी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़िए। देखिए, मुझे लगता है कि विक्रम जी शायद दिल्ली के प्रवक्ता है, अगर यही बात ये पंजाब में नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब में इनकी साफ निवले की लड़ाई है। दिल्ली में क्योंकि ये मिलकर लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में इनको साथ लेके चलना, इनको फेवर करना। इनको याद नहीं, अजय माकन जी ने कंप्लेन करी। और देखिए, दिल्ली की जो सरकार है वो अपने फैसले लेती है, और जब उन फैसलों पे रिव्यू होता है एलजी के मैटर पे, जब कंप्लेन आती है तब वो करते हैं। अगर वो एलजी साहब हर फैसला पलटने लगे तो सरकार कैसे चलेगी? और एलजी ने कंप्लेन करी खुद चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे, समझ में आनी चाहिए। और फिर आपके नेता अजय माकन ने कंप्लेन करी तब नहीं, जब हमने सड़कों में आंदोलन किया। पर यही बात ये केरल में नहीं कहेंगे, यही बात ये पंजाब में नहीं कहेंगे, पर दिल्ली में इनको साथ रहना है तो चलेगा। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी में ऐड करके, जो आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कोकलाट है, उसका जवाब नहीं ये देते। ये विक्रम जी ये जवाब नहीं देते कि एक हफ्ते से ये बमबार्डिंग जो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं? और अब जो पैसा इनके पास आ रहा है चुनाव खर्च करने, इनको कौन सी रिचुअल से आ रहा है? वो कर्नाटक से आ रहा है इनके पास, हिमाचल से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो एक जेन्युइन स्कीम थी उसको तो इन्होंने विरोध किया। और जहां तक आज अगर कोर्ट की बात करें, कोर्ट अगर इनके हिसाब से फैसले दे दे तो अच्छा है, कोर्ट अगर इनके हिसाब से फैसला ना दे। आप बताइए, केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, उनको हाई कोर्ट में नहीं मिली, और अभी जो उन्होंने 2 नोटिस दिए ईडी कस्टडी से, वो भी अब इन्वेस्टिगेशन का हाई कोर्ट ने बोला है ना, ईडी को बोला। पर जो इनको जवाब आज एक बेल मिल गई तो उसमें हो गए,
अरे सर, आप सब लोगों को संवैधानिक संस्थाओं का ठीक है। सम्मान करना चाहिए। ठीक। एक अंत में देखिए, पिछले जब कांग्रेस की शासन थी तो ईडी के द्वारा जो पीएमएलए कानून में आप देखिए कितना रिकवरी हुई, 100-200 करोड़ भी नहीं हुई, और आज हजारों करोड़ की हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि एजेंसियां जो हैं वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। विक्रम जी, 2-3 चीजें हैं। एक सवाल जो बार बार उन्होंने पिछली बार भी उठाया था अनिल जी ने, कि भाई रेल टिकट करवाने का पैसा नहीं था और बड़े बड़े विज्ञापन करने का पैसा कहां से आ रहा था। एक तो ये इसका जवाब दे दीजिए। एक और जोड़ देता हूं। दूसरी चीज ये कि आपकी एक सहयोगी सीपीएम कह रही है कि आप ही की वजह से आपके दूसरे सहयोगी के प्रमुख केजरीवाल, एक तीसरे सहयोगी के, वो जेल में हैं। 2 बातें हो गई आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही डोनेशन एक हमने प्रोग्राम चलाया था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें बढ़ चढ़ करके पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं ने, वर्करों ने डोनेशन दिया। उसमें वो जो 131 रुपया वाला था ना, 131, 1,38,000 रुपए तक। हाँ। उसमें हाईएस्ट था, 138 रुपए मिनिमम था। हाँ। उसमें जिसकी जैसी श्रद्धा सबने डोनेशन दिया और पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिया जी। काफी हद तक वो डोनेशन हमारे पास कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए, अच्छा, उसी से विज्ञापन हो रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारे पास डोनेशन आया। दूसरी बात, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे सहयोगियों ने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सीपीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से केजरीवाल जी जेल में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में पहले ही कह रहा हूं, बार बार मेरी इस बात पे आप देखिए, ईडी जांच नहीं कर रही है कि एलजी साहब ने वो लिकर पॉलिसी क्यों पास की। हमने ये भी शिकायत की थी, हमने केजरीवाल जी की शिकायत की थी। हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं आपके सामने कि हमने शिकायत की थी। लेकिन अब देखिए, ईडी कभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास नहीं जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको लेकर जनता के बीच कैसे जाइएगा? हम जा रहे हैं, हम देखिए, जो कहेंगे कि भाई आप ही की वजह से वो जेल में है। जाने के 4 बड़े मुद्दे हैं, मैं आपको 4 मुद्दे गिनवा देता हूं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। वो तो बिल्कुल है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी जी की गारंटी का, जो मोदी जी 2014 में बोलते थे, मुद्दे पर वही गारंटी आज वो करना चाहते हैं, आज 2024 में दे रहे हैं। 14 से 24 तक गारंटी, 10 साल में तो कुछ पूरी हुई नहीं। ठीक, अनिल जी कोई छोटा सा काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे उनका छोटा सा काउंटर लेना। अनिल जी बोलिए जल्दी से। लालचंद जी, देखिए 50 करोड़ मुद्रा लोन मिले हैं देश में, क्या रोजगार नहीं मिले? क्या रोजगार नजर नहीं आते? ठीक है, इन्होंने मतलब मेरी पूरी बात मैं समझ गया। मैं नहीं पूरा है ना। 2013 में महंगाई दर 10.5% थी, आज 5%। ठीक है, तमाम डेटा है, मैं समझ गया। तो सारा महंगाई पे, बेरोजगारी पर तमाम डेटा है। हालांकि आज हमारी 14 में कहा, आज हमारी बहस इस पर नहीं है। मोदी सरकार, हम इस पर बहस करते रहेंगे, करते रहे हैं, करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया फिलहाल आज के लिए। नारी पे अत्याचार बहुत हुई, महंगाई। ठीक है, बिल्कुल, ये सारे मुद्दे लेकर जाइए, लोगों के बीच जाकर के इन मुद्दों को उठाइए और इन मुद्दों को चलाइए। मैदान बिल्कुल खुला हुआ है। विनोद जी भी जाते जाते एक लाइन बोलना चाहते हैं। विनोद जी जल्दी से बोलिए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपका डिबेट है और मुझे लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बढ़िया अपने अपने मुद्दे को रखा है। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बात को कह रहे थे, 4 मुद्दे, बहुत शानदार मुद्दा है। मैंने भी बोला लेकर जाइए। कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपने मन से उठाना चाहिए। अगर ये मुद्दे सही में है तो ये 5 न्याय और 25 गारंटी क्यों है? ठीक है, चलिए आज की चर्चा यहीं पर रोकते हैं। दम है तो ये 25 गारंटी और 5 न्याय की बात करना शायद आपकी पार्टी छोड़ देगी। और इसी मुद्दे को लेके आप अगर जाएंगे तो शायद लोगों में ज्यादा कन्विक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री से तो ऐसा ही आती जाती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, विक्रम जी और अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको एक दिलचस्प खबर बताएंगे, और वो भी चुनावी मैदान से। बने रहिएगा डीडी न्यूज के साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था
कि क्या कुछ हम दिखाने वाले हैं। और आजकल तो गारंटी का ज़माना चल रहा है, कह रहे हैं कि भाई हमारी गारंटी, तो हमारी भी गारंटी थी कि एक दिलचस्प खबर दिखाएंगे, तो दिखा रहे हैं आपको। लोकसभा चुनाव में परिवार के विरासत और उत्तराधिकार की लड़ाई कई सीटों पर दिखाई पड़ रही है। यानी कि परिवार में जो विरासत है उसको लेकर के और उत्तराधिकार की लड़ाई कई सीटों पर आई, और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो दिलचस्प सीटें हैं और कौन कौन से वो परिवार भी हैं। झारखंड की पहले बात कर लीजिए। दुमका सीट है, वहां पर जेठानी सीता सोरेन है बीजेपी से, और उनके खिलाफ उतरने वाली हैं देवरानी कल्पना सोरेन जेएमएम की तरफ से। झारखंड की दुमका सीट पर जेठानी सीता सोरेन के खिलाफ देवरानी कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी अर्धांगिनी, वो उतरने वाली है। बीजेपी की उम्मीदवार हैं जेठानी सीता सोरेन और जेएमएम की उम्मीदवार हैं देवरानी कल्पना सोरेन। तो जेठानी वर्सेस देवरानी वहां पर हो सकता है। तो शिबू सोरेन परिवार, कल्पना ने सीता सोरेन पर आरोप लगाया तो सीता सोरेन ने भी पलटकर जवाब दिया, और शिबू सोरेन परिवार की 2 बहुओं में ही यह दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। उधर महाराष्ट्र के बारामती की बात कीजिए। पवार परिवार की 2 महिलाएं चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। बारामती शरद पवार का गढ़। बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी भी मैदान में हैं। और उनकी भाभी कौन है? अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस बार बारामती से ही उम्मीदवार हैं। तो सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। एक और दिलचस्प सीट है हरियाणा में हिसार। हरियाणा के हिसार में तो चौटाला परिवार के बीच लड़ाई और अधिक दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि हिसार सीट से चौटाला परिवार की 2 बहुएं तो हैं ही, एक और सदस्य चुनावी मैदान में है। यानी कुल मिलाकर के हिसार से चौटाला परिवार के 3 सदस्य हैं। जुड़ते हैं इन दिलचस्प मुकाबलों पर बात करने के लिए अपने संवाददाताओं से। दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। तो दिवाकर से सबसे पहले झारखंड में जो दुमका सीट को लेकर के, दिवाकर बड़ा ही दिलचस्प, क्या ये कंफर्म हो गया कि कल्पना सोरेन जेएमएम की उम्मीदवार होंगी? क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि जेठानी वर्सेस देवरानी होने वाली है वहां पर। देखिए अभी भी चर्चा ही है, क्योंकि झारखंड में जो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि एनडीए गठबंधन ने अपने सभी 14 के 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो अभी भी जो वहां पर सीटों का पेच है वो फंसा हुआ है। जो हम कह सकते हैं कि गठबंधन की जो गांठ है ना वो अभी बहुत उलझी हुई है, और उस गांठ को किस तरीके से तोड़ा जाए इसमें ये लोग अभी लगे हुए हैं। हालांकि सब पार्टियों की ओर से अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित नहीं हुआ है, लेकिन झामुमो ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है, आरजेडी ने अपनी तरफ से तैयारी कर दी है, माले का जो ग्रुप है लेफ्ट विंग उन्होंने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अभी तक सिर्फ एक जेएमएम है जो अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं उससे यह लग रहा है कि चूंकि दुमका का जो सीट है, लोकसभा का सीट है, वो सोरेन परिवार के पास रहा है हमेशा से। कभी शिबू सोरेन वहां से प्रतिनिधित्व करते थे, वो चुनाव लड़ते थे, कभी हेमंत सोरेन वहां से लड़ते थे। अब चूंकि सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया है और वहां पर भी उत्तराधिकार की लड़ाई थी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये कयास लग रहे थे कि सीता सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि सीता सोरेन ने अपने आप को बताया कि किस तरीके से परिवार में उन्हें नजरअंदाज किया गया, और चूंकि वो वारिस थे, दुर्गा सोरेन जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे, उनको कहा जाता है कि अगर कोई उनके उत्तराधिकारी थे तो दुर्गा सोरेन। पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान था दुर्गा सोरेन। संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है और उसके बाद हेमंत सोरेन के पास ये कमान आती है। तो उसके बाद अब जब सीता सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्होंने छोड़ा है तो उन्होंने लगातार परिवार के खिलाफ उन्होंने खुलकर बोला कि किस तरीके से परिवार में उन्हें नजरअंदाज किया गया, और आज तक जो उनके पति की मौत हुई है उसकी भी गुत्थी नहीं सुलझी कि किस वजह से, क्यों, किसने कराया उनका मौत। तो ये लगातार जो हम कह सकते हैं कि परिवार में भी अब लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और जब सीता सोरेन ने खुलकर परिवार पर बोलना शुरू किया तो चूंकि हेमंत सोरेन जेल में है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अब एक तरीके से यहां पर कमान संभाल ली है। बिल्कुल आप देख रहे थे कि इंडी गठबंधन की जब दिल्ली में रैली हो रही थी, वो लोकतंत्र बचाओ रैली, उसमें तरीके से कल्पना सोरेन भी वहां पहुंची थी। कल्पना सोरेन ने वहां बाकायदा मंच शेयर किया और उसके बाद उन्होंने हल्ला बोला कि किस तरीके से, और एक तरीके से वो लगातार जो हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पर जो वॉर चल रहा है उसमें कल्पना सोरेन लगातार हमलावर है कि किस तरीके से
जो झारखंड के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो झुकने वाले नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने सीता सोरेन पर इशारा किया है कि आप झुक गई और बीजेपी में चली गई। लेकिन लगातार सीता सोरेन की ओर से यह हमला किया जा रहा है कि झारखंड की जो सोच थी, झारखंड जो सोचकर झारखंड राज्य की अलग मांग की गई थी और झारखंड की सोच के तहत बना था। हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और दूसरी तरह की चीजें यहाँ पर उजागर हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो शिबू सोरेन और जो लगातार कहा जाता है कि उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था कि शुक्रिया फिलहाल के लिए दिवाकर। हम फिर आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और इन दिलचस्प खबरों पर आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। उससे पहले ज़रा मुंबई का भी एक बार रुख कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। योगेश शीतल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे भी उस दिलचस्प खबर पर बात कर लेते हैं। योगेश, जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी जो बारामती सीट है, वो बारामती सीट बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि वहां पर ननद और भाभी आमने सामने। जी लालचंद, ननद भौजाई का वार है वो यहाँ पे चल रहा है चुनावी मौसम में। अगर देखें तो महाराष्ट्र में कुल वैसे 31 ऐसे परिवार हैं जो जिनमें जो है जिनके कोई ना कोई जो है पॉलिटिक्स में है काफ़ी, जिसमें आप पवार फैमिली को ले सकते हैं, विखे पाटिल परिवार को ले सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रॉयल फैमिली है उनको ले सकते हैं, आप अशोक चौहान के परिवार को ले सकते हैं। आप मोटा मोटी बहुत ऐसे परिवार जो है महाराष्ट्र में, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, नारायण राणे का परिवार हो, बहुत जगह। हालांकि नारायण राणे का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बैकग्राउंड हुआ वो शुरू हुआ। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो पवार फैमिली का है। शरद पवार के बाद अगर आप ले लें तो अजीत पवार, फिर सुनेत्रा पवार और उनकी पत्नी, साथ में जो सुप्रिया सुले हैं जो कि शरद पवार की बेटी हैं, बेसिकली इनके बीच में अभी कंटेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे पार्थ पवार, रोहित पवार, पूरा का पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार का जो चुनाव है वो पवार फैमिली की डिग्निटी आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि रेपुटेशन नाक का सवाल बना रहेगा। क्योंकि अगर अजीत पवार बाजी मार जाते हैं तो जो बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि वो गठबंधन में है, बार्गेनिंग पावर उनका स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर वो बाजी हार जाते हैं तो एक तरीके का बड़ा सेटबैक जो है अजीत पवार की पूरी आप कह सकते हैं कि पूरी पार्टी को होगा, क्योंकि पार्टी की पूरी कमान अब उनके पास ही है। जिस तरीके का चुनाव आयोग और कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उसके अंतर्गत सही बात है। ये तय है कि पवार परिवार की विरासत में किसको मजबूती मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते लाइटर नोट, कहा जाता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, ननद भाभी के रिश्ते, जेठानी देवरानी के रिश्ते, घर के अंदर बहुत कुछ चलता है। ऑन अ लाइटर नोट, अब बहुत कुछ चुनावी मैदान में भी देखने को मिलेगा। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।